नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार। इंडिया 9 बजे की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जिंदगी एक बार फिर जहन्नुम दिखाई देने लगी है। एक बार फिर लगातार बारिश ने घाटी के हालात बिगाड़ दिए हैं। एक बार फिर बाढ़ का पानी मुसीबत बनकर घरों तक पहुंच गया है। एक बार फिर घाटी में सिसकियां सुनाई दे रही हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में कुदरत का कहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। झेलम नदी खतरे के निशान पर है। फिलहाल सितंबर जैसे हालात तो नहीं है, बारिश थमी भी है, लेकिन अगले कुछ दिन हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से संकट अभी टला नहीं है। और जम्मू कश्मीर से खबर ये आ रही है कि बाढ़ के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 10 और लापता है और हजारों लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। जन्नत में जिंदगी फिर मुश्किल में। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, पुल टूट रहे हैं, पहाड़ आफत बनकर टूट रहे हैं और उम्मीदें सैलाब में धुल रही हैं। बडगाम के लद्दन गांव में तो अब सब कुछ खत्म सा हो चुका है। गांव की एक पहाड़ी पर अचानक जमीन धंसने से 2 मकान तबाह हो गए, जिसमें 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले का ये लाडल गांव है और जहां पे बीती रात को लगभग 4 बजे के करीब 2 परिवार
जिंदा दफन हुए और 16 लोग हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं। और इस जो ये घर है इसमें जो पुलिस और प्रशासन के मुताबिक और जो यहाँ पे लोग मौजूद है 2 परिवार हैं और एक के 6 सदस्य और दूसरे परिवार के 11 सदस्य यहाँ पे इस जगह पे दफन हुए हैं। और कोशिश तो सुबह से ही हो रही है। ऊपर बर्फ है और नीचे सैलाब। न सिर छिपाने की जगह है, न जान बचाने का कोई जरिया। रात के 3 बजे में 2 बजे में सब चलते पल गए। उसके नीचे आ गया ये 3 मकान आ गया ऊपर से, 4 मकान ऊपर से आ गया गिर के, वो डूब गया नीचे जमीन के। ये वो मिट्टी आ गया इसके ऊपर, सब ये मलबा के हेठ आ गया। ऐसा मसला नहीं था जो गिरने का खतरा है। ये अचानक तकरीबन 3 बजे बराबर 3 बजे हादसा हुआ। 36 घंटे की लगातार बारिश के बाद झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। हालांकि अब तक पिछले साल सितंबर जैसे हालात नहीं है, लेकिन एक बार कुदरत का कहर झेल चुके लोग पहले से ज्यादा डरे हुए हैं। जो मेरे मकान के साथ अब पानी है, ये सारी कॉलोनी खत्म हो गई है। जो हमारे कुछ भी था वो पानी में बह गया है। यहाँ पर पिछली बार भी सैलाब आया था, उस वक्त भी यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। आज इस वक्त कल यहाँ से सुबह से सैलाब की सूरत हाल थी, मगर कोई इंतजाम नहीं आया बचाने के लिए। श्रीनगर में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। लाल चौक पानी से सराबोर है। SKIM अस्पताल कई फीट तक पानी से डूब चुका है। बडगाम का यही पुल गांव को शहर से जोड़ता था, जो अब कुदरत के कहर से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा लोग बारिश, बाढ़ और बर्फबारी में फंसे हुए हैं। कुपवाड़ा के लोग भी बेहाल हैं। कहा जा रहा है कि बाढ़ और जमीन धंसने से 50 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ी मुसीबत है जम्मू कश्मीर हाईवे, जो पिछले 3 दिनों से बंद है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। हम इस वक्त हाईवे के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ट्रकों की लाइनें यहाँ हाईवे पर लगी हुई है। किसी भी गाड़ी को आगे नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उधमपुर के पास काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। और वहीं रामबन और बटोत की बात करें तो वहां पर भी 8 से 10 जगह पे हैवी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे टोटली बंद हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये कॉमन मामला है, सभी का कंसर्न का मामला है। अगर कोई पानी में है या उसको कोई दिक्कत आ रही है तो सभी का मामला है, इसलिए सरकार नॉन सीरियस नहीं है। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बात एक तो लार्ज स्केल का ये सब कुछ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो भी जब अपडेट जैसे कल कहते हैं ऐसे आते रहे, आएगा आपको देते रहेंगे। पिछले साल सितंबर की बाढ़ में करीब 280 लोगों की मौत हुई थी। हजारों लोग बेघर हुए थे और कितने ही लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। किस्मत अब जन्नत के बाशिंदों का कुछ वैसा ही इम्तिहान फिर ले रही है। नासिर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। पिछले साल सितंबर में इससे भी ज्यादा विकराल बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में आ क्यों रहा है। 7 महीने में दूसरी बार ऐसी बाढ़ क्यों? जिसे पूरी दुनिया स्वर्ग से सुंदर मानती है, उस कश्मीर में एक बार फिर हजारों जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। जिन वादियों की खूबसूरती बेमिसाल है, वहां अब हजारों परिवार सैलाब के बीच सिसकियां ले रहे हैं। पिछले 7 महीने में कश्मीर दूसरी बार बाढ़ की चपेट में है और कुदरत का यह गुस्सा कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल,
कि आखिर जन्नत को जहन्नुम बनाने का जिम्मेदार कौन है? क्या कश्मीर में अवैध निर्माण ही बाढ़ की वजह बन चुका है? क्या विकास के नाम पर कुदरत से छेड़छाड़ हो रही है? सितंबर में आई बाढ़ के बाद कश्मीर के हालातों पर बड़ी रिसर्च की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 साल में कश्मीर में 50% से ज्यादा तालाब खत्म हो चुके हैं। बारिश के बाद यही तालाब पानी को सोखने का काम करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक कश्मीर में 2 से 3 दिन की लगातार बारिश के बाद झेलम का जल स्तर बढ़ जाता है, जबकि 2 दशक पहले तक झेलम के जल स्तर में मामूली इजाफा हुआ करता था, क्योंकि घाटी के जल स्रोत बारिश के पानी को रोक लेते थे। मतलब साफ है, कश्मीर के मौजूदा हालातों में बारिश का पानी सीधे झेलम तक पहुंचता है। झेलम खतरे के निशान पर मंडराने लगी है। एक और बात जो कश्मीर के हालातों से जुड़ी है वो है अवैध निर्माण। जानकारों के मुताबिक 1989 में अलगाववादी आंदोलनों के बाद कश्मीर में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ा। कश्मीर के गांवों के लोगों ने पलायन शुरू किया, लिहाजा श्रीनगर की आबादी बढ़ने लगी और एक के बाद एक अवैध आवासीय कॉलोनियों का निर्माण शुरू हो गया। जानकारों के मुताबिक 2 दशक पहले तक झेलम का बायां हिस्सा खाली था, लिहाजा जलस्तर बढ़ने पर पानी का रुख बाईं ओर मुड़ जाता था, मगर अब वहां भी अवैध कॉलोनियां पैर पसार चुकी हैं, लिहाजा पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और कुदरत से खिलवाड़ के बाद कश्मीर के हालातों से निपटना नामुमकिन नहीं तो मुमकिन जरूर है। सितंबर में आई बाढ़ के बाद राज्य में 2,61,361 इमारतों को नुकसान हुआ। 3.27 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, 3.96 लाख हेक्टेयर बागवानी की जमीन को नुकसान पहुंचा। 6,910 किलोमीटर लंबी सड़क, 559 पुल, 4,202 सब स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए। राज्य में कारोबार को 5,400 से 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जाहिर है, इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार सिर्फ कुदरत नहीं, बल्कि वो हर शख्स है जिसने अपने लालच के लिए कुदरत को चुनौती दी। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। 7 महीने पहले जब बाढ़ आई थी तब भी सेना सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंची थी और हमारे सहयोगी कार्टूनिस्ट नीलाभ बनर्जी बता रहे हैं कैसे इस बार एक बार फिर सेना आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर से अब आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में इन दिनों आप जहां देखें कूड़े का ढेर आपको नजर आएगा, खासतौर पे पूर्वी दिल्ली के अंदर। लेकिन जब आप इसका जवाब मांगे कि ये गंद किसने की है, तो ज्यादातर लोग गरीब सफाई कर्मचारियों की तरफ उंगली दिखा देंगे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये इन सफाई कर्मचारियों का आरोप है और साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गरीबों की पार्टी है तो हमारे बीच में आओ ना, जब वोट चाहिए थी तब तो हमारे बीच में थे वो, लेकिन आज कहाँ है? हम केजरीवाल जी को ढूंढते फिर रहे हैं। ये कूड़ा किसने किया? क्या ये राजनीति का कूड़ा है? अगर राजनीति का कूड़ा है तो फिर दिल्ली वाले इसे क्यों भुगतें? बीते 3 दिनों से दिल्ली के बड़े हिस्से, खासकर पूर्वी दिल्ली की यही हालत है। घरों और जगह जगह के कूड़े को सफाई कर्मचारी उठाते जरूर हैं, लेकिन इसे दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जमा कर देते हैं। यह है सफाई कर्मचारियों का कूड़ा आंदोलन। 40 मिनट हो गए मेरे को स्कूल में जाना था बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए, रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, इसके लिए फंसा हुआ हूँ। उनका टाइम भी था 8 से 9, लेकिन पहुँच ही नहीं पाऊंगा लगता है मेरे ख्याल से। धरना तो पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक इलाके के नगर निगम दफ्तर के बाहर भी चल रहा है। आम आदमी के हितों के नाम पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी। सरकार पर दिल्ली की जनता की कसौटियों पर खरा उतरने का दबाव है, लेकिन कूड़ा आंदोलन से उसकी साख के कूड़े में मिलने का खतरा पैदा हो गया है। जितने कार्यकर्ता हैं, जितने विधायक मंत्री हैं और यहाँ तक कि हमारे 4 सांसद हैं, वो भी दिल्ली के अंदर आज बैठे हुए हैं
वो सब आज दिल्ली को साफ करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज मैं उतरा हुआ हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हमारे विधायक आए हुए हैं। आज यहाँ सफाई कर रहे हैं, कल को हम उनके यहाँ जाके सफाई। ये निरंतर प्रयास जारी रहेगा जब तक हम दिल्ली को पूर्णतः साफ ना कर पाए। लेकिन दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को कूड़ा आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? कर्मचारियों का दावा है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने वाले कर्मचारियों की तादाद करीब 70,000 है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारी गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी और परिवार के भरण पोषण का संकट आ गया है। चूंकि दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी का, सो इस पर जोर शोर से राजनीति हो रही है। बजट ऑलरेडी बन चुका है, वो ऑलरेडी पिछली बार बनाया था और बीजेपी ने ही बनाया था। बीजेपी की ही एमसीडी है दिल्ली में, उन लोगों ने इस तरीके का प्रावधान क्यों नहीं किया? दूसरा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि इतने दिन से एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उन लोगों ने इस तरीके का हंगामा किया? जो कूड़ा, चलिए कूड़ा नहीं उठाते, हड़ताल पे जाते हैं, ये क्या तरीका होता है कि लाके कूड़ा सड़कों पर डाल दिया? क्या इस तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं? दिल्ली नगर निगम को जितना बजट कांग्रेस के टाइम में या पूर्व सरकारों के टाइम में मिलता था, उस बजट को मोदी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय जेटली जी, उन्होंने बहुत कम कर दिया है। और ये समस्या एक तरह से अगर बजट इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया तो ये समस्या जो है ये स्थायी तौर की समस्या है, रेगुलर है। दिल्ली में कूड़े पर राजनीति हो रही है या नहीं, इसे तथ्यों से समझा जा सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं। तीनों निगम की हालत सुधारने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की जरूरत है। तीनों मेयर ने निगमों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात की। केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से मदद देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की शीला सरकार के वक्त जब निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, तब घाटे को पाटने का भरोसा दिल्ली सरकार ने दिया था। अब इनकी सूद कोई नहीं ले रहा। सैलरी की दिक्कत इसलिए हमारे यहाँ पे है, जब निगम बना था हमारा तो हम पहले ही घाटे में चल रहे थे। जब 3 निगम का बंटवारा हुआ तो ये तय हुआ था कि जो घाटा है उसकी भरपाई सरकार करेगी। हमको पिछले 2 साल से कोई पैसा नहीं दिया गया। 421 करोड़ रुपए पहले साल में हम घाटे में थे। सत्ता के लिए बंटवारा, राजनीति के लिए कर्मचारियों की अनदेखी और आम आदमी की राह में सियासी कूड़ा। स्वच्छ भारत अभियान की छाती पर मूंग दलने वाली ये तस्वीर आज के भारत की है। कोसना हो तो कोसिए, लेकिन गरीब कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोचिए। इस तमाम उधेड़बुन के बीच भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, जिसको रोजाना गंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिम्मेदारी लेनी होगी एमसीडी को या फिर दिल्ली सरकार को कि वो जल्द ही समस्या का समाधान निकाले और जनता को मुसीबतों से मुक्त कराएं। कैमरा पर्सन करम के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज महान शिक्षाविद और BHU के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में महामना की पौत्री को यह सम्मान दिया। सम्मान के वक्त महामना का पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन में मौजूद था। इसके अलावा आज देश के गणमान्य नागरिकों को पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी समेत 9 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इनमें प्रकाश सिंह बादल, जगत गुरु रामानंदाचार्य, प्रोफेसर R श्रीनिवासन और K वेणुगोपाल शामिल हैं। 20 लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। इनमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के गुरु सतपाल सिंह, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वकील हरीश साल्वे शामिल हैं। इसके अलावा संजय लीला भंसाली, बैडमिंटन प्लेयर PV संधू, साहित्यकार तारक मेहता, डॉक्टर तेजस पटेल, इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पटेल देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पटेल को 75,000 से ज्यादा ऑपरेशन करने का अनुभव है। मेरे लिए बहुत आनंद की और संतुष्टि की बात है, और दूसरी ओर देखो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार जब नेशन देता है तब सोसाइटी आपको स्कैनर पे रख के आपको इवेल्युएट करती है। अब बात एक वायरल वीडियो की। वोग मैगजीन के महिला सशक्तिकरण के लिए दीपिका पादुकोण का वीडियो कैंपेन पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पे काफी हेडलाइंस बना रहा है। अमिताभ बच्चन से लेकर आलिया भट्ट ने दीपिका की इस पहल की जमकर तारीफ की है। क्या है दीपिका का ये मैसेज, आपको दिखाते हैं।
My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. To be a size 0 or a size 15. They don't have a size for my spirit. I never will. To use cotton and silk to trap एक my नारी soul की is to believe आजादी we can की halt the कहानी। expansion of the universe. Or capture sunlight in the उसकी palm of your ख्वाहिशें, hand. उसकी इच्छाएं, उसकी Your mind शर्तें is caged, let it free. अब दुनिया के सामने एक अलग ही रंग में लेकर आई हैं दीपिका पादुकोण। My choice. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. ब्लैक एंड व्हाइट टोन में शूट किया गया ये वीडियो नारी सशक्तिकरण की तरफ बॉलीवुड का एक जबरदस्त कदम है। Or a woman. Or both. Remember, you are my choice. I'm not your privilege. 99 महिलाओं को लेकर जिंदगी के हर रंग को इस वीडियो में भरा गया है और ये संदेश देने की कोशिश है कि ये उनकी जिंदगी है और अपनी शर्तों पर जीना उनका हक है। To come home when I want. Don't be upset if I come home at 4 a.m. Don't be fooled if I come home at 6 p.m. My choice. सोशल मीडिया पर महज 48 घंटे में ये वीडियो वायरल हो गया। YouTube पर अब तक तकरीबन 24 लाख लोग इसे देख चुके हैं। My pleasure may be your pain. My songs. अब इस मुद्दे को लोगों को सच में गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए। #mychoice होमी अर्जानिया दीपिका पादुकोण ने nailed it। होमी अर्जानिया ने 2 मिनट की मुद्दे से जुड़ी फिल्म बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट। प्रेरणा देने लायक, असरदार और उपयुक्त। वेल डन गर्ल गैंग। Wake up. Get out of the shitstorm. I choose to empathize or to be indifferent. I choose to be different. I am the universe, infinite in every direction. This is my choice.